हेलो दोस्तों, कौशिक ज्ञान नामक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम नया चैप्टर तो ये 4.2 है जिसका कि एक क्लास आपको मिल चुका है और ये एक्सरसाइज आपका 4.2 का दूसरा क्लास है। तो इसमें एक्सरसाइज 4.2 को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कहाँ तक हम बताए हैं उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी अगर अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के आप देखिए। आपको यूट्यूब के चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उसमें जाकर के आप चेक कीजिए। जो पिछला क्लास नहीं पढ़े हैं उसको पढ़िए पहले, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये द्विघात समीकरण चल रहा है और द्विघात समीकरण जो है बहुपद चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको समझने में आपको तब आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए हम दूसरे नंबर का सवाल बता रहे थे, 4.2 का दूसरे नंबर का सवाल। ठीक है, तो दूसरे नंबर में बोला है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए बोल रहा है। तो उदाहरण 1 जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो उदाहरण 1 का हम पहला सवाल बता भी दिए थे। उदाहरण 1 का ये दूसरे में जो उदाहरण 1 था उसका पहला सवाल बता दिए थे। उदाहरण 1 में 2 सवाल है बनाने के लिए, तो पहला सॉल्व हो चुका था जो कि था जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांच है, ये वाला सवाल था। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए दूसरा सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक, एक उद्योग है जो कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ये दूसरा सवाल है, उदाहरण 1 का ही दूसरा सवाल है, क्योंकि उदाहरण 1 में 2 सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, इसमें आप मान लीजिए कि माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। ठीक है, आप मान सकते हैं आप मान लीजिए माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x मान सकते हैं आप। ठीक है, तो मान लिए कि एक दिन में जो है x खिलौना निर्मित हो रहा है। ठीक है, खिलौनों की संख्या x है। तो उस दिन, अब देखिए सवाल में आगे क्या बोल रहा है, तो प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक खिलौना का मूल्य क्या हो जाएगा, तब एक खिलौना का मूल्य क्या हो जाएगा, तब एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा आपका क्या, 55 में से उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से जो है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन में एक खिलौना का मूल्य आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 55 में से एक दिन में जो खिलौना निर्माण हुआ है x, उसको घटा देंगे। तो ये आ गया आपका एक खिलौने का मूल्य, ये आ गया रुपया में। ठीक है ना, ये तो संख्या है x। तो अब देखिए आगे बोल रहा है कि एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो एक दिन कुल निर्माण लागत कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि एक खिलौना का, एक टॉय का मूल्य आपका है 5 रुपया। ठीक है, एक खिलौना का मूल्य है 5 रुपया। ठीक है, और एक दिन में आप 5 खिलौना बनाते हैं, 5 टॉय बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा मूल्य आपका, 5 गुने 5 तो 25, यही ना होगा 25 रुपया। तो यही बोल रहा है कि
किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कहने का मतलब है कि एक दिन में जितना खिलौना बना है, एक खिलौना का जितना दाम है मतलब मूल्य है, उन दोनों को गुना कर देंगे तो 750 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। ठीक है, 750। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, गुणनखंड विधि से कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये हो जाएगा 55 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इस x को इस साइड भेज दीजिए और इसको भी उस साइड भेज दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 0 बराबर 750 माइनस में हो जाएगा ये 55x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा करके लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो हम आपको बोले हैं कि इस साइड वाले को और इस साइड वाले को गुना करने पर जितना आएगा, गुना करने पर जितना आएगा उसको ऐसे दो पार्ट में बांटना है जिसको कि जोड़ने या घटाने पर -55 आना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि 55 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि जोड़ने या घटाने पर तो -55 आए, लेकिन गुना करने पर कितना आए 750, और इस एक से गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो एक गुने 750 तो 750। तो इन दोनों को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे कि जिसका दोनों का मान तो आए -55 जोड़ने या घटाने पर, और गुना करने पर इन दोनों को गुना करने पर जितना आता है उतना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसको वैसे आप अभाज्य गुणनखंड पहले कर लीजिए तो आपको आसानी से गुणनखंड मिल जाएगा। ठीक है, तो 750 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 सत्ताई 14, 2 पचा 10। ठीक है, अब इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 पचा 15। ठीक है, अब इसको अगर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 25। तो अब इसमें देखना है कि 55 कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, इसमें दिमाग लगाना है कि 55 कैसे कैसे बन रहा है, और उन दोनों को गुना कीजिएगा तो 750 तो आएगा ही, क्योंकि 750 का ही हम फैक्टर किए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आसान आता है कि इन दोनों को गुना कीजिए, दोनों साइड वाले को, उसका फैक्टर तोड़ दीजिए, फिर देख लीजिए कि इसमें से छांट करके दो ऐसा पार्ट बना लीजिए कि जिसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला -55 जो यहाँ पर उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 पंचा 30। एक बार देखिए ये हो जाएगा 3 दूनी 6 पंचा 30, ये देखिए 5 25, तो 30 और 25 को अगर मिलाएंगे तो ये 55 बन रहा है हमारा। ठीक है, लेकिन दोनों माइनस में होना चाहिए। ठीक है, 30 20 50 5 55, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है ना, इसको मिटाते हैं तो इसको आप सॉल्व कीजिए, कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन आएगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस 25, इसमें कॉमन आ जाएगा माइनस का 30, तो इसमें हो जाएगा आपका x, और 30 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 3 से भगा देंगे तो यहाँ तो माइनस होगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 बचा 5 उतर गया, 3 पचे 15 बराबर 0। देखिए ये दोनों सेम आना चाहिए तभी आपका गुणनखंड सही रहेगा। तो ये दोनों सेम आ गया तो गुणनखंड हमारा इसका मतलब सही है। ठीक है, अब एक बार इस दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, एक बार इन दोनों को लिख लेंगे, ये x और -30 को। तो इसको लिख लेते हैं x माइनस 25, एक बार लिख लेते हैं x माइनस 30 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 25। ठीक है ना, एक बार इसको 0 के बराबर किए, अब एक बार इसको करेंगे तो x माइनस 30 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 30। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, x का मान आया 30। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 25 दे दीजिए या 30 दे दीजिए, तब एक खिलौने का मूल्य आपका आ जाएगा 55 माइनस 25 दे सकते हैं आप, चाहे तो 30 दे सकते हैं। ठीक है, तो यही आया आपका
दो मान, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके फिर नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। 4.2 का ये दूसरे नंबर का सवाल था। अब तीसरे नंबर में क्या बोल रहा है वो देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बना देते हैं तीसरे नंबर का सवाल, यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीसरे नंबर में बोल रहा है कि ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो इसमें 2 संख्याएं बोला, तो इसमें x और y नहीं मान सकते, इसमें एक मानिएगा x तभी बनेगा, ठीक है। x और y मानिएगा तो ही बनेगा, लेकिन उसमें जाना नहीं, क्योंकि द्विघात है तो द्विघात के फॉर्म में ही बनाना है, ठीक है। तो देखिए ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो कहने का मतलब है कि मान के चलिए एक संख्या है 17, दूसरा संख्या है 10, तो ये कितना हो जाएगा, 17 और 10 को जोड़ेंगे तो 27, ठीक है ना। तो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो मान के चलिए कि एक संख्या है x, 17 की जगह पर x हम मान लिए हैं, माना कि एक संख्या एक है x, तो ये क्या हो जाएगा, x + 10 = 27, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का तो आ जाएगा, लेकिन इस 10 का वैल्यू क्या आएगा, 10 बराबर आएगा 27 - x। तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर एक संख्या को मानेंगे हम x, तो दूसरी संख्या आएगी 27 - x, ठीक है ना। क्योंकि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, ये बोल रहा है ये, तो जिनका योग ऑलरेडी दिया हुआ आपको 27, तो यहाँ पर मानेंगे, माना एक संख्या क्या है, एक संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 27 - x, ठीक है ना। तो और उनका गुणनफल दिया हुआ 182, तो इन दोनों को गुना करके 182 के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को गुना करके 182 के बराबर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 27 - x = 182। इसको गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27x - x² = 182। ये देखिए ये -x² है, तो इसको प्लस बना लेते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो इन सबको भेज दीजिए उस साइड, बराबर के उस साइड, तो ये हो जाएगा आपका 0 = 182। ये 27 प्लस में ऐसा रहेगा तो -27x, ये हो जाएगा +x², ठीक है। अगर इसको थोड़ा सीधा करके लिखेंगे तो पहले इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x² - 27x, ये आपका हो जाएगा +182 = 0। कुछ नहीं किया, सिर्फ अब इसको घुमा दिए हैं, थोड़ा इसको सीधा करके लिख दिए हैं। पहले लिख दिए x² वाला को, उसके बाद लिख दिए x वाले को, उसके बाद अचर पद वाले को, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर x² के साथ में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 × 182, 182 आता है ना, 182 का आवाज गुणनखंड करेंगे और इसको ऐसे 2 पार्ट में लेंगे कि जिनको तो जोड़ने या घटाने पर -27 आना चाहिए और उन दोनों को गुना करने पर 182 आना चाहिए। तो उन दोनों को गुना करने पर तो 182 ऑलरेडी आएगा, क्योंकि 182 का हम गुणनखंड ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 9 = 18, 2 इकाई 2, यहाँ पर 7 से लगाएंगे तो 13 × 7 = 91, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को जोड़ते हैं तो माइनस का 27 आता है, मतलब दोनों माइनस में लेंगे तब। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, माइनस का 14 और माइनस का 13, दोनों को मिला करके माइनस का 27 बन रहा है। इन दोनों को गुना करेंगे तो 182 बनेगा, क्योंकि इसी का तो गुणनखंड है ये। तो ये आपका हो जाएगा x² - 13x - 14x + 182 = 0, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, x कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा x - 13, ये आपका आ जाएगा माइनस का 14 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 13 = 0। 14 या गुने 13, 14 या गुने 13 182 होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 13 चौके 52 और 13 और 5 18, ठीक है। तब इसको एक बार इसको लिख लीजिए, x - 13 को एक बार लिख लीजिए x - 14 को, ठीक है। अब एक बार देखिए x - 13 को 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसीलिए
x बराबर हो जाएगा 13, एक आंसर तो 13 आया, तथा फिर एक बार कर देंगे x माइनस 14 को 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा x बराबर 14। ठीक है, तो एक मान आया 13, एक मान आया 14, तो 2 मान आता है इसमें। ठीक है, किसी में 2 आएगा, किसी में 1 आएगा, और किसी में एक ऋणात्मक आएगा, एक धनात्मक आएगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो कैसा मान है। तो इसमें 2 मान आया। ठीक है, तो ये था आपका तीसरे नंबर का सवाल, तो उसको नोट कीजिए। तब तक चौथे नंबर का सवाल इस साइड बनाते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़, आप इसको जो है जितना प्रैक्टिस कीजिएगा गुणनखंड विधि को, तो आपको उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको ये गुणनखंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपने दिमाग लगा करके। ठीक है, एक्स्ट्रा। तो वो था तीसरे नंबर का। अब देखिए चौथे नंबर का। तो देखिए अब चौथे नंबर का सवाल पढ़ते हैं। तो चौथे नंबर के सवाल में बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक वाला सवाल इससे पिछले वाले क्लास में भी आया था 4.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है। ठीक है, क्योंकि x तथा x+1 इसीलिए मानते हैं, जैसे कि देखिए 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक करने का मतलब कि एक के बाद एक। जैसे देखिए 3 एक पूर्णांक का, 3 के बाद 4 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3+1। तो अगर इसको हम x माने हैं x, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसके जगह पर x और 1 को जोड़ देंगे, तो यही हो गया 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। तो इसीलिए ऐसा मानते हैं कि 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1 है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ रहा है कि जिन 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक कितना है ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है कितना है 365 है। तो अब इन दोनों को जो है वर्ग कर देंगे, वर्गों का योग बराबर कितना है 365 है। तो अब ये हो जाएगा प्रश्न से। ठीक है, तो जिनके वर्गों का योग, तो x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग बराबर कितना दिया हुआ है 365 दिया हुआ आपका सवाल में ही। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा 2ab, तो 2 या गुने x गुने 1, तो 2x हो जाएगा, 2 या गुने x तो 2x गुने 1 तो 2x ही होगा बराबर 365। ये a प्लस b के सूत्र पर तोड़े हैं, a² प्लस b², तो b² 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab, तो 2 × a, तो 2 × x तो 2x, b के जगह पर 1 तो 2x गुने 1 तो 2x ही होगा। इतना हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए x² दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x। इसको देखिए ये कितना है प्लस में 1 है, ये 365 को बराबर किस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 365 बराबर 0। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि एक इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 364 बराबर 0। अब देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए सभी जगह, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस x माइनस 18 182 बराबर 0। ठीक है, अब 182 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जिनको जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए x है तो सिंगल x है, तो कहने का मतलब 1x है। तो 182 को ऐसे 2 भाग में बांटिए, क्योंकि 182 को इसीलिए बांट रहे क्योंकि इस साइड देखिए, इस साइड भी है 1x², तो 1 गुने 182 तो 182 ही होगा। तो ऐसे 2 पार्ट में बांटना है, इन दोनों को गुना करके। कहने का मतलब है कि बांटना तो है इन बीच वाले को ऐसे 2 पार्ट में बांटना है कि जिनको जोड़ने या घटाने पर तो ये आना चाहिए, मतलब प्लस का 1 आना चाहिए, 1x है तो 1 आना चाहिए, x है तो 1 आना चाहिए, और उन दोनों को गुना करने पर
इन दोनों साइड वाले को गुना करने पर जितना आता है उनके बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसका एक रूल है कि इसको और इसको गुना कर लीजिए, इसके साथ जितना है इसका क्या बोलते हैं गुणांक, इन दोनों को गुना कीजिए और उसके बाद इसका फैक्टर तोड़िए, पता लग जाएगा आपका कि इन दोनों में क्या आएगा, इसका 2 पार्ट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 2 9 में 18, 2 1 2, ठीक है ना। अब इसमें लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 से लगाते हैं तो 13 7 91, ठीक है। तो अब देखिए इसको 7 दूनी 14 13, अगर प्लस में 14 लेंगे माइनस में 13 लेंगे तो ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, तो फास्ट नहीं बता रहे हैं। आप अगर बहुपद का क्लास नहीं देखे हैं पिछला दूसरा चैप्टर तो उसको जा कर के देखिए पहले, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x प्लस 14, इसमें लेंगे माइनस का 13 कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस का 14 बराबर 0, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 लिख लीजिए एक बार, क्योंकि ये दोनों सेम आना चाहिए तभी आपका गुणनखंड सही होगा। तो x प्लस 14 लिख लिया एक बार। अब लिख लेते हैं x माइनस 13, x माइनस का 13 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो ये हो जाएगा, इसीलिए x बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। एक तो मान ये आया माइनस 14 तथा दूसरा मान आएगा आपका x माइनस 13 बराबर 0, इसीलिए x बराबर आपका आ जाएगा 13। तो आपका मान ये होगा 13 आंसर होगा, क्योंकि देखिए इसमें बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक धनात्मक है तो ये ऋणात्मक कहाँ से आएगा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, ये होगा 13 होगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम 5वें नंबर का सवाल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 5वें नंबर में बोल रहा है इस साइड बना देते हैं 5वें नंबर का, इसको मिटा करके इस साइड बना देते हैं, फिर छठे का इस साइड बना देंगे। तब तक आप इसको लिख भी सकते हैं, हम थोड़ा हट जाते हैं तो आप लिख लीजिए। पाँचवें में बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। तो 5वें नंबर का सवाल है ना ये, 5वें नंबर का। तो पहले समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए थोड़ा आराम से। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि इसका कर्ण 13 है तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। कर्ण 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान के चलिए आधार को हम x मान लिए, इस आधार को, इसको, तभी ना इसका ऊंचाई जो है कितना होगा, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो इसका आधार जितना होगा उसमें से 7 घटा देंगे, तो आधार इसका x है तो x माइनस 7 हो जाएगा इसकी ऊंचाई। ये ऊंचाई हो गया आपका x माइनस 7। यहाँ तक समझ गए आप। तो ये तो फिगर बना दिए थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक लाइन, क्या कि हल में माना त्रिभुज का आधार बराबर x मीटर, तो ऊंचाई बराबर x माइनस 7 मीटर, ठीक है ना, x माइनस 7 मीटर। और एक चीज़ देखिए, ऊंचाई को भी लंब बोलते हैं, ऊंचाई को ही लंब बोलेंगे क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें होती है, एक होती है लंब, एक होती है आधार, एक होती है कर्ण। तो कर्ण ये रहा, आधार ये रहा, तो ये लंब होगा, इसको ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना है। और कुछ बोल रहा है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। बस इतना ही आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर लिख देंगे अब हम, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर
बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। तो कर्ण का मान कितना है 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, लंब है x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार कितना है आपका x है, x का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a तो 2x माइनस कितना हो जाएगा b के जगह पर 7, तो 7 दूनी 14x, 2ab तो 2 गुने x तो 2x गुने 7 तो 7 दूनी 14x। ठीक है, अब प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना होता है आपका 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा करके आप लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस, अच्छा 2 है ना, दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस 14x को रहने दीजिए, प्लस का 49 है। ये देखिए 169 है यहाँ पर प्लस में, और इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 169 बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये हो जाएगा माइनस 0 और 16 में से आपका 4 जाएगा तो 12, 120 बराबर 0। इसको अगर कॉमन लीजिएगा इसमें से 2 तो आ जाएगा कॉमन, 2 सब में आ रहा है, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन दोनों को गुना करके देख लीजिए। तो इन दोनों में यहाँ पर क्या है, इसका गुणांक 1 है, तो 1 गुने 60, 1 गुने माइनस 60 तो माइनस 60, तो माइनस 60 आ रहा है। तो अब इस 7 को माइनस 7x को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है हमको, कि जिनको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस 7 ही आए, माइनस 7x ही आए, लेकिन उन दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, इन दोनों को जो गुना किए थे माइनस 60 उतना आना चाहिए। तो इसका एक आसान तरीका है कि इसके गुणांक, मतलब यहाँ पर तो x स्क्वायर है, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुने माइनस 60 तो माइनस 60, तो इन दोनों के जो गुना करके आता है उनका अगर हम गुणनखंड निकाल करके तब थोड़ा मान उसमें निकालते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो आपको आसानी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 का हम आवाज़ गुणनखंड करते हैं, 60 का आवाज़ गुणनखंड, तो देखिए यहाँ पर 60 का आवाज़ गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाते हैं तो 30, फिर 2 से लगाएंगे तो 15, 3 से लगाएंगे तो 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिहाई 4 तिहाई 12, ये 5 है। तो देखिए अगर माइनस में 12 ले लेंगे और प्लस में 5 ले लेंगे तो आपका 7x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। तो देखिए ये आपका परफेक्ट अब बन जाएगा, गुणनखंड विधि से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12, इसमें क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12, 12 पंचा 60, ये 0। तो ये देखिए ये जो दोनों कोष्ट में ये दोनों सेम है ना, x माइनस 12 ये x माइनस 12, तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब गुणनखंड सही है। तो एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार इन दोनों को लिख लीजिएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो एक ही बार लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 12 और ये आपका हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 12 बराबर 0, तो इसीलिए ये हो जाएगा x बराबर 12, एक मान आया आपका 12, दूसरा मान आएगा आपका x प्लस 5 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर आपका आएगा माइनस का 5। तो माइनस का 5 आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 12, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं माइनस में नहीं होती है। तो 12 आंसर आया, तो 12 आंसर आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए x के जगह पर 12,
तो आधार क्या हो जाएगा आपका, x के जगह पर 12, तो आधार बराबर आपका हो जाएगा 12 और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, नीचे जगह नहीं था आप लिख लीजिएगा, अतः आधार बराबर 12, ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा x माइनस 7, तो 12 या माइनस 7, तो 5 आपका आंसर आया। तो आधार का मान आया 12 और ऊंचाई का मान आया 5, ये दोनों आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहा 5वें नंबर का सवाल। अब हम 6ठे नंबर का सवाल बताते हैं। आप इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं, उसको रहने देते हैं। अब 6ठे नंबर का सवाल बनाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको लग रहा है कि हम तेज़ चल रहे हैं तो हम तेज़ नहीं चल रहे हैं। गुणनखंड वगैरह सब हम बता चुके हैं पीछे दूसरे चैप्टर में बहुपद में। ठीक है, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पर। कुछ तेज़ नहीं चल रहे हैं उसमें बहुपद बहुत अच्छे से बताए हैं, और बहुपद में भी है गुणनखंड पढ़ने के लिए। तो आप अगर उसको पहले देखिएगा तो इसमें कहीं आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। ठीक है, तो 6ठे नंबर का सवाल देखिए आप। 6ठे में बोल रहा है, सवाल पढ़ के सुनाते हैं एक बार आपको। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तने का निर्माण करता है। मतलब कहने का मतलब कि एक फैक्ट्री है छोटा, जो कि मतलब एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, कोई सामान बना रहा है उसकी निर्माण लागत जो है प्रत्येक नग में किसी चीज़ को बना रहा होगा, या तो नग में उसको मापते होंगे या नग नाम होगा। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो कहने का मतलब है कि अगर विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो निर्माण लागत तभी आएगा जब ये बोला है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो बर्तन की संख्या हमको मालूम रहेगा तभी निर्माण लागत हमको मालूम चलेगा कि निर्माण लागत कितना है। तो बोल रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो बर्तन की संख्या अगर हमको मालूम हो जाएगा तो उसको 2 से गुना कर देंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा निर्माण लागत। ठीक है, तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित की गई बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम माना कि बर्तनों की संख्या x है, और वैसे भी अंतिम दिन में बोला है कि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो यहाँ पर ये मत मान लीजिएगा कि बर्तनों की संख्या x है और प्रत्येक नग की लागत y है, तब आप गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानेंगे हम, माना एक दिन में निर्मित नौर्सिका रेप तो निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x मान लिए हैं। ठीक है ना, x मान लिए हैं संख्या। तो देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो बर्तनों की संख्या तो हम x मान लिए हैं। अब बोला कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब मान लेंगे प्रत्येक नग की लागत, मानेंगे क्या, ये तो यही होगा, प्रश्न से होगा। प्रत्येक नग की लागत बराबर हो जाएगा उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो बर्तन की संख्या x, तो x का 2 गुना 2x से 3 अधिक है, तो ये हो जाएगा उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी निर्माण की लागत। तो प्रत्येक नग की निर्माण की लागत आपका आ गया x 2x प्लस 3 रुपया, ये आ गया। ठीक है, ये संख्या है। तो अब बोल रहा है लास्ट लाइन में कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो एक उस दिन की जो है निर्माण लागत रुपये कितना थी, 90 थी। तो मान के चलिए कि एक दिन में जो है एक नग, यहाँ प्रत्येक नग लिखें तो प्रत्येक नग कहने का मतलब है कि एक नग, तो एक नग की लागत अगर 2x प्लस 3 है, तो एक दिन में कितना बर्तन बन रहा है आपका, x बन रहा है। तो इन दोनों को अगर गुना कर देंगे, बर्तन की संख्या और इतना रुपया, एक बर्तन को बनाने में आपका लग रहा है 2x प्लस 3 रुपया, एक दिन में बर्तन आपका बन रहा है x। तो मान के चलिए कि एक बर्तन का मूल्य आपका है 5 रुपया। ठीक है ना, ये एक बर्तन का मूल्य, प्रत्येक नग की लागत इतना रुपया है। तो मान लेते हैं कि एक बर्तन की
मूल आपका 5 रुपये एक बर्तन का मूल, ठीक है। एक दिन में आप 10 बर्तन बनाते हैं, एक दिन में आप 10 बर्तन बनाते हैं तो आपको कितना पैसा होगा, 10 गुने 5। तो यही बोल रहा है कि एक दिन की निर्माण लागत कितने थी, 90 रुपये थी, ठीक है ना। तो इन दोनों को गुना कर देंगे, यही होगा। थोड़ा समझिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। ये आपका हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3, इन दोनों को गुना करके कितना था उस रोज़ का निर्माण लागत, 90 रुपया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। इसको इस साइड ले आए तो माइनस हो गया। अब देखिए इन दोनों को गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, माइनस 90 है। तो अब इस देखिए प्लस 3x को ऐसे 2 भाग में बांटेंगे जिसको कि जोड़ने या घटाने पर तो प्लस 3x आना चाहिए और उन दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, ये इन दोनों को गुना करने पर जितना आया है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए आपका, 2 या गुने माइनस का 90, क्योंकि यहाँ पर 2x एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो 2 या गुने माइनस 90, तो ये हो जाएगा माइनस 180 के बराबर आना चाहिए। गुना करने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, ये प्लस का 3 आना चाहिए, x छोड़ दीजिए, प्लस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तब इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है कि इन दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करके जितना आता है उनका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना कितना मान लेना है, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 90 दूनी 180। इसको फिर करेंगे 2 से तो ये आपका आ जाएगा 45। फिर इसको करेंगे 3 से तो 15 तिहाई 45। अब फिर इसको करेंगे 3 से तो 3 पचा 15, ठीक है। तो अब इसमें दिमाग लगाना है कि 2 क्या क्या ले, कि ये प्लस का 3 भी आ जाए और उन दोनों को गुना करने पर माइनस 180 भी आ जाए, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ये 5 है, नहीं होगा। ये 5 तिहाई 15 तिहाई 45 और ये 4 है। हाँ देखिए यहाँ पर काम बन रहा है, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, इन सब को मिला करके 45 हो रहा है। यहाँ पर 2 गुने 2 4 हो रहा है, 5 तिहाई 15 तिहाई 45, 2 गुने 2 4 हो रहा है। नहीं हो रहा है, ये ऐसे नहीं होगा। अच्छा अब देखते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, ये भी नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा, अच्छा इसको करते हैं तो 5 दूनी 10 दूनी 20 में से 9 जाएगा, 20 में से 9 को घटाएंगे तो भी नहीं होगा। ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 4 पंचा 20, तो भी नहीं होगा। 2 दूनी 4, ये 3 तिहाई 9 पचा 45, ये तो करे थे। अब देखिए तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 तिहाई 45 दूनी 90, ये तो ज़्यादा हो जाता है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 तिहाई 36, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 पंचा 20, 3 तिहाई 9। इसमें जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा 2 पार्ट इसका क्या क्या आ रहा है, कहीं गलती भी किया है क्या, गलती तो नहीं है, ये तो सही है। तो 90 दूनी 180 में 2 से लगाए तो 90 45 15 5, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15, 12 और 15 हो गया। 2 दूनी 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15, 12 और 15 लेते हैं तो ये आपका आ जाता है, ठीक है। वो देखिए कैसे, अगर हम प्लस में 15 लेंगे और माइनस में 12 लेंगे तो ये हो जाता है प्लस का 3 और 12 गुने 15 होता है 180, मतलब माइनस 12 गुने 15 माइनस 180 होगा ही। तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है ना, आराम से सोचना है। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में इसे बांट सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0, ठीक है।
तो ये तो समझाने के लिए बताए थे, ये लास्ट सवाल था इसीलिए बता दिए थोड़ा ज़्यादा, ठीक है ना। और बहुपद वाले क्लास आप देखिएगा, बहुपद वाला तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आप इसमें ले सकते हैं, सिर्फ एक्स आ रहा है इसमें एक्स ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 2x + 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो 15 × 12, 15 × 10 150 और 30 180 तो होता है, और ये है प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90x, तो इसमें से कॉमन लिए है x, तो यहाँ पर बचा 2x + 15। यहाँ पर अगर -12 नहीं होगा, यहाँ पर अगर 12 कॉमन लेते तो 90 में 12 थोड़ी ना आता है। यहाँ पर अगर हम लेंगे 6 कॉमन, क्योंकि ये देखिए कोष्ठ के दोनों को बराबर होना पड़ेगा, अगर कोष्ठ में जो आएगा अगर वो दोनों बराबर नहीं रहेगा तो आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा कॉमन लेने में भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर अगर 6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाता है 15 × 6 = 90 और 6 × 2 = 12, ठीक है। यहाँ पर -6 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, -6 कॉमन लेंगे तो 6 × 2 = 12, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 15 × 6 = 90, प्लस में हो जाएगा ये 15 × 6 = 90 ही होता है ना, 10 × 6 = 60, 5 × 6 = 30, 60 30 90। तो अब देखिए ये दोनों सेम है ना, ये सही है इसका मतलब, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 2x + 15, एक बार लिख सकते हैं हम x - 6 = 0। अब इसको लिख सकते हैं 2x + 15 को एक बार 0 के बराबर कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2x = -15, क्योंकि बराबर किससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए आपका हो जाएगा x = -15/2। एक आंसर है -15/2, जो कि नहीं होगा आंसर, माइनस में थोड़ी ना आएगा, ये बर्तनों की संख्या और रुपया निर्माण लागत। अब देखिए ये आ जाएगा x - 6 = 0, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ये x = 6, ये मान आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः उन सब में हम नहीं लिखेंगे अतः, तो बाद में आप लिख दीजिए, जोड़ दीजिएगा, अतः बर्तनों, जो बोल रहा था वो लिख दीजिएगा, बर्तनों की संख्या बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्रत्येक नग की लागत हो जाएगा, नग की लागत आपका हो जाएगा कितना, नग की लागत आपका हो जाएगा 2x + 3, तो 2 या गुने x के जगह पर 6 या +3, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12 या +3, 6 × 2 = 12 या +3, ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। तो आपका प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वाले क्लास में 4.3 स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, और अभी तक आप हमारा चैनल कौशिक ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और चाहे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।